नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2021 का जियोग्राफी का पीवाईक्यू करेंगे क्योंकि हम लोग 2020 तक कर चुके हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। 2021 के प्रश्न पत्र में भूगोल का पहला प्रश्न दिया है, अस्थाई कृषि यानी पार्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह से भिन्न है, ये बताना है। 4 स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो कह रहा है, अस्थाई कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पार्माकल्चर होता है वो मोनोकल्चर को हतोत्साहित करता है। जैसे कि एक ही फसल को बार बार बोना, धान बो दिया, उसके बाद गेहूं बो दिया, फिर धान बो दिया। तो ये इस तरह का जो कल्चर होता है इसको कहते हैं रासायनिक कृषि कल्चर। और जो पार्माकल्चर होता है उसमें जैसे धान बो दिया, फसल कोई लगा दी, कोई सब्जी उगा दिया, उनकी सिंचाई की उत्तम व्यवस्था कर दी, अपशिष्ट प्रबंधन कर दिया, पशु प्रणाली को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया, कृषि, जल, रासायनिक प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कृषि करना, इसको कहते हैं पार्माकल्चर, अस्थाई कृषि। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थाई कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अलग अलग फसलों को बोते हैं। पहले मान लीजिए धान बो दिया, फिर आलू की खेती कर दी, सरसों की खेती कर दी। तो अलग अलग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है वो बढ़ती है और लवणता कम होती है, लवणता में वृद्धि नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा दिया है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आप पारंपरिक कृषि कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ वाटर की सुविधा नहीं है, वहाँ टेबल की सुविधा नहीं है। तो जब पानी की बरसात अधिक होगी तभी वहाँ पर कुछ हो पाएगा, और शुष्क स्थिति में कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो आधा पढ़ने से ही गलत हो जाता है, लेकिन पढ़ लेते हैं पूरा। किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थाई कृषि इतनी आसान संभव नहीं, उल्टा स्टेटमेंट लिख दिया है। ठीक है। अब चौथा देखते हैं। चौथा दिया है, मल्च बनाने यानी कि मिल्चिंग की प्रथा अस्थाई कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, चौथा स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। तो ऐसे हम लोगों का विकल्प सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां जिनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन जो सीधे जाकर सिंधु नदी में मिलती है वो आपका सतलुज है। तो हमारा आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा थोड़ा सब नदियों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं। तो ये जो है ना, लवण झील है एक तरह से। तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी। देखिए, जो डिडवाना और कुचामन है ये राजस्थान जिले में है। इसमें राजस्थान की प्रसिद्ध डिडवाना खारे पानी की झील भी है। रही बात कुचामन झील की, तो यह भी राजस्थान के कुचामन शहर के आसपास स्थित एक महाद्वीपीय लवणीय झील है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से मिलती हैं, ये बताना है। पहला दिया है ब्राह्मणी, दूसरा दिया है नागावली, तीसरा दिया है सुवर्ण रेखा, और चौथा दिया है वंशधारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो ब्राह्मणी है ना, ये गलत है। ब्राह्मणी नदी भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक नदी है, और यह नदी जो है ऋतु पर निर्भर करती है। जब बारिश अधिक होती है तब इसकी रूप हम देख सकते हैं। राउरकेला के पास कोयला और शंख नदियों के संगम में ब्राह्मणी नदी अस्तित्व में आई थी, और फिर यह बैतरणी नदी के साथ बंगाल की खाड़ी पर एक डेल्टा बनाकर समुद्र में विलय हो जाती है, और यह महानदी तंत्र का एक भाग है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है उसको हम डिलीट करेंगे तो हम लोग 50-50 पर आ जाएंगे। दूसरा दिया है नागावली, तो सही है। आपको मैं बता दूं कि जो पूर्वी घाट की नदियाँ हैं उसमें आता है बैतरणी नदी, बुढ़ावो गल्लंगा नदी, ऋषिकुल्या नदी, वंशधारा नदी,
पलार नदी, नागावली नदी, चंपावती नदी, ये सब आती हैं। तो वंशधारा भी सही हो जाएगा और नागावली भी, तो हम लोगों का विकल्प हो जाएगा बी। बाकी अगर हम स्वर्ण रेखा की बात करें तो स्वर्ण रेखा जो है ये आपका झारखंड के रांची के पठार से निकलती है और यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात भी है, ये आपको याद रखना होगा। और क्या बच गया, वंशधारा बच गया। तो वंशधारा ये उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में प्रवाहित होती है, लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। और यह क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है 11वीं क्लास के भूगोल से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है वैश्विक सागर आयोग अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982 बनाया गया था। यह जो सम्मेलन है वह लाइसेंस प्रदान करता है, न कि वैश्विक सागर आयोग। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत होते ही हम लोगों का आंसर एलिमिनेशन मेथड से आ जाएगा कि हम लोगों का आंसर होगा बी। उसके अलावा दूसरा और तीसरा भी देख ही लेते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्रदान किया। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा दिया है, दुर्लभ मृदा खनिज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का सही है, क्योंकि मैंने पहले ही एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों को बता दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया है गन्ना, यही है, क्योंकि गन्ने की खेती के लिए अगर हम तापमान की बात करें तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। और अगर हम वर्षा की बात करें तो 75 से 150 सेंटीमीटर अगर वर्षा हो गई ना तो काम हो जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला गन्ना। और बाकी सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये हम लोगों को बताना है। और इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों में पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, अधिक गर्म होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। ये 11वीं क्लास के फिजिकल जो जियोग्राफी है उसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट। तो पहला तो सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण करता है। तो ये बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं हमारे। आप जाकर 11th क्लास की एनसीईआरटी के फिजिकल जियोग्राफी में देखेंगे तो आपको मिलेगा। हमारा विकल्प सही होगा सी। अगला प्रश्न दिया है, जलवायु अनुकूल कृषि यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन सही है ये हम लोगों को बताना है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम यानी क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, CCAFS परियोजना। तो CCAF परियोजना क्या है पहले ये जान लेते हैं। CCAF परियोजना मतलब होता है जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। ठीक है, ये इसका पूरा हो जाएगा डिटेल। परियोजना जो चलाई गई थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। इसमें काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो अगर किसी का गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी कम ही लोग कर पाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो बिल्कुल सही बात है। तीनों ही स्टेटमेंट हम लोगों के सही हो जाएंगे। हम विकल्प देखते हैं, विकल्प हम लोगों का सही हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, पत्ती कूड़ा किसी अन्य बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है
और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन के विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपातप के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रत्यस्थ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें बनाते हैं। यह किसका सबसे सटीक विवरण है? तो ये शुष्क पर्णपाती वन की बात कर रहा है। हम लोग का विकल्प सही हो जाएगा बी। थोड़ा थोड़ा आप सबके बारे में पढ़िएगा। शंकुधारी वन, शुष्क पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्ष के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ठीक है, तो देखिए, बिलकारी प्रणाली और दीमक ये तो नहीं है, सवाना की स्थिति में ये नहीं आते। तो एक जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचेगा। हम लोग 50-50 पर आ चुके हैं अगेन। दूसरा दिया है अग्नि, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है चरने वाले तृक्षभक्षी प्राणी, ये भी सही है। तो हमारा दो विकल्प तो सही हो गया। चौथा दिया है मौसमी वर्षा, ये गलत है, मौसमी वर्षा इसमें नहीं आता। और पांचवा दिया है मृदा के गुण, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोगों का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा सी। आइए हम लोग थोड़ा सा सवाना के बारे में जानते हैं। सवाना एक प्रकार की घास होती है, आपको पता होगा। इसमें बहुत कम पेड़ पौधे वाले खुले घास के मैदान होते हैं। अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 80 से 160 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और आप इसी तरह से मौसमी वर्षा, चरवाहे वन, तृणभक्षी प्राणी और अग्नि, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लीजिएगा। हो सकता है अगले यानी कि 2026 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हम लोगों को बताना है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया है नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हमारे पास केवल 3% ही फ्रेश वाटर है, यानी पीने लायक वाटर है। उसमें में से जो 30% है वो ग्राउंड वाटर है, और जो 30% के बाद जो है वो आइस में बना हुआ है कुछ वाटर 68%, और बाकी 0.3% है वो लेक में, रिवर में, इस तरह से है। तो ऐसे में पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। बिल्कुल मैंने बताया कि जो 3% फ्रेश वाटर है उसका 68%, 68.7% आइस के रूप में है। तो हमारा ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है मोरिंगा यानी कि सहजन वृक्ष के बारे में बात कर रहा है। यह एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये फलीदार नहीं होता है, आपको ये रोड पे कहीं भी दिख जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब एलिमिनेशन मेथड हम लोगों का इसमें काम करेगा और हम लोगों का विकल्प सही हो जाएगा बी, क्योंकि इसके अलावा सब में एक है और एक स्टेटमेंट गलत है और सही पूछा था। तो हम लोगों का विकल्प बी सही हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट और जो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको भी हम एक बारी देख लेते हैं। तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, दूसरा दिया है इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इमली का पेड़ है वो एक फलीदार पौधा है, आपको पता है, वह खाने योग्य फल भी होता है इसका। और अगर बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के स्थानीय वृक्ष हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया है भारत में अधिकांश इमली लघु अनुत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती हैं। स्टेटमेंट सही है। चौथा दिया है भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। सही है। और पांचवा दिया है मोरिंगा और इमली के बीज का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है और आज यह जियोग्राफी का 2021 का लास्ट प्रश्न भी होगा आपका। तो इसमें दिया है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से होती है? तो ये जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है ना, उससे जो चट्टानें बनती हैं वहाँ से काली मिट्टी बनती हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन सीधे सीधे सही हो जाएगा कि विदरी यानी फिसर ज्वालामुखी चट्टान। ठीक है, तो हम लोगों ने 2021 का लगभग सारा जियोग्राफी का पीवाईक्यू कर लिया है। अब हम कल 2022 का जियोग्राफी का पीवाईक्यू करेंगे और इसी तरह जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्रश्न करेंगे। तो अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो डू लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, क्योंकि टेस्ट सीरीज से अच्छा है कि पहले हम लोग पीवाईक्यू कर लें, उस पर पकड़ बना लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।